मैंने तो ये भी कहा कि राइट टू लाइफ का मसला है ये आर्टिकल 9 का। अब उनको नज़र नहीं आता कराची वालों के लिए आर्टिकल 9, तो हम क्या कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने एक खबर आपके सामने रखी थी कि इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त जो कि 2015 से जेर समाअत है, उसमें आज कोई अहम पेशरफ्त होगी। लेकिन आज अहम पेशरफ्त तो नहीं हो सकी, दरखास्त ही अदालत ने गैर मौसर करार दे दी। और लेकिन समाअत के दौरान क्या हुआ, चीफ जस्टिस क्या कहते हैं कि कराची वाले जो वो इंसान नहीं है, लाखों करोड़ों की तादाद में लोग बिल अदा करते हैं और करोड़ों की आबादी है, लेकिन उसके बावजूद जो है इस आबादी का कोई जो है वो पुरसान हाल नहीं है, इसका कोई जो है इसको देखभाल करने वाला नहीं है, चाहे कुछ सियासी हुकूमतें हैं या उसके बाद फिर कोई भी किसी भी फोरम पर। और अदालत के सामने जब जमात इस्लामी की तरफ से रजू किया गया तो अदालत ने भी 7 साल के बाद ये दरखास्त समाअत के लिए लगाई है, यानी कि 2015 में जो समाअत हुई थी। और आखिरी ऑर्डर में अदालत ने ये लिखा था कि ये चूंकि मामला फौरी नोयत का है, ये मामला इंतहाई अहम है कि इलेक्ट्रिक की निजकारी का, तो लिहाजा इस केस को फौरी लगाया जाए। और फौरी लगाते लगाते 7 साल बाद ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। और उसके बाद फिर अदालत ने 7 साल बाद ये करार दिया कि ये दरखास्त चूंकि सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं आती, या तो इसको जो है वो हाई कोर्ट में जाना चाहिए था, या फिर जो है वो जो मुतलका फोरम है यानी कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, या उसके बाद फिर नेपरा, उसके बाद जो है जाना चाहिए था, या सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त ही नहीं बनती। यानी कि 7 साल तक ये केस पेंडिंग रखने के बाद अब पेशरफ्त ये हुई है, वो ये हुई है कि यहाँ पर ये केस समाअत के लिए बनता नहीं है, यहाँ पर ये केस समाअत जो है इसकी नहीं हो सकती। कल भी वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से समाअत हुई। यहाँ पर जमात इस्लामी के वकील रशीद रिजवी और उसके अलावा बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद और दीगर वकला पेश हुए। हाफिज महमूद रहमान भी सामने अदालत के आए थे और आज भी रखा था। तो ये बजाय लग रहा था कि शायद कोई बेहतरी हो जाएगी, क्योंकि अदालत ने नेपरा से और उसके अलावा वफाकी हुकूमत से कुछ तफसीलात मांगी थी, यानी कि निजकारी किस तरह हुई, किन किन कवायद व ज़वाबित के तहत हुई, क्या कानूनी हुई थी या नहीं हुई थी, उस हवाले से जो है वो अदालत ने जो है वो तफसीलात मांगी थी। लेकिन उनसे सवालात पूछने के बजाय या के इलेक्ट्रिक से सवाल पूछने के बजाय सवाल जो पूछा गया वो दरखास्त गुजार के वकील से पूछा गया। हालांकि इस दरखास्त के ऊपर इब्तदाई समाअत जब हुई थी 2015 में तो नोटिस हुए थे, और उसके आखिरी ऑर्डर में अदालत ने, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, कि ये लिखा गया था कि इसको फौरी तौर पर सुना जाए। और चूंकि ये अहमियत का हामिल केस है, बहुत ज्यादा जो है, चूंकि जो निजकारी का तरीकाकार था उस तरीके से निजकारी नहीं हुई और के इलेक्ट्रिक के हवाले कर दी गई करोड़ों आबादी के शहर की किस्मत। तो उसके बाद फिर केस लगा नहीं, और लगा तो फिर ये हुआ कि अदालत ने इसको सुना ही नहीं। आज जो समाअत के दौरान, कल चूंकि हमने सारी तफसीलात हम आपके सामने रखी थी, आज जब ये 3 रुकनी बेंच, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, इसके अलावा जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब और इसके अलावा आयशा मलिक साहिबा जो है, 3 रुकनी बेंच था इनका, और वीडियो लिंक के जरिए कराची रजिस्ट्री से हम मौजूद थे। तो चीफ जस्टिस साहब जैसे ही आए, उन्होंने पूछा जमात इस्लामी के वकील रशीद रिजवी साहब से कि क्या रशीद रिजवी साहब आप ये केस चलाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल मैं चलाना चाहता हूं, और मेरी दरखास्त जो है वो आज भी मौसर है, और चूंकि ये दरखास्त इसको सुना जा सकता है। क्योंकि कल ये कहा गया था कि क्योंकि देखें जी, के इलेक्ट्रिक की जो लाइसेंस की मुद्दत थी जो उसको दी गई थी वो भी पूरी हो रही है, और उसके बाद फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे दरखास्त की जो रीजन थे अब वो चीज नहीं थी रही, यानी कि काफी सारी चेंजिंग आ चुकी है, यानी कि जिन ग्राउंड्स के ऊपर ये दरखास्त दायर की गई थी अब वो हालात और वाकया तब्दील हो चुके हैं, तो लिहाजा ये केस नहीं सुना जा सकता। तो उस रशीद रिजवी साहब ने बताया कि देखें जी, दरखास्त आज भी जेर समाअत है और मौसर है, इसको आज भी अदालत जो सुन सकती है। 2 करोड़ से ज्यादा शहर जो है वो इसकी आबादी है, और उसके बाद फिर कराची वालों से पूछें कि इन पर जो है वो क्या गुजर रही है, क्योंकि शहर में ओवर बिलिंग होती है, गैर इलानिया लोड शेडिंग होती है, और उसके बाद हर तरह के जो गैर कानूनी हथकंडे हैं कि इलेक्ट्रिक शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल करता है, और भरपूर किस्म की जो है ओवर बिलिंग हो रही है। तो उस पर जो है वो चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया कि देखें जी, हमें तो इससे कोई सरोकार नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब फरमाते हैं कि इससे हमें कोई सरोकार नहीं है, हमें जो है वो देखना है कि कानून क्या है, यानी कि कानून इजाजत देता है या नहीं देता। उसके बाद फिर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब फरमाते हैं कि माजी में भी बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, और रेकोडेक जो केस था, और उसके अलावा स्टील मिल जैसे केसेस भी हुए। जमात इस्लामी एक मोतबर जमात है, और आपको ये मामला जो है पार्लियामेंट में ले जाना चाहिए। अब आप खुद जानते हैं कि पार्लियामेंट में यह मामला कैसे जा सकता है,
उसके बाद 184 के तहत ये दरखास्त काबिल समात जो है वो नहीं है, क्योंकि 199 के तहत यानी कि जो आईनी दरखास्त होती है वो हाईकोर्ट एक मजाज अथॉरिटी हाईकोर्ट उस केस को सुन सकती है, और उसके बाद 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो आईनी दरखास्त की समात कर सकता है। लेकिन अदालत कहती है कि ये 184 के तहत दरखास्त जो है वो काबिल समात नहीं है, यानी कि इस फोरम पर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दरखास्त नहीं रखी जा सकती। उसके बाद रशीद रिजवी साहब कहते हैं कि जब पार्लियामेंट फेल हो जाए तो फिर अदालत ही बचती है, अदालत ही एक इंसाफ का फोरम है जहां पर अवाम उम्मीद लगाते हैं कि उनको यहां से इंसाफ फराहम होगा। जस्टिस चीफ जस्टिस ने फरमाया कि देखिए ये पार्लियामेंट एक मुअज़्ज़ज़ इदारा है, इसको मजबूत होना चाहिए। और उसके बाद फिर आगे जस्टिस आयशा मलिक ने फरमाया कि देखिए जी निजकारी को हम कैसे मनसूख कर दें, निजकारी तो मनसूख करना हमारे आप उससे गुजर चुका है, यानी कि जो वक्त है जो लिमिट है उससे तो गुजर चुका है। उसके बाद फिर आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि ये मामला नेपरा के सामने उठाए और उसके बाद आपको निजकारी के खिलाफ जो है कार्रवाई करने से जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा नहीं रोक रहे, आपको मुतल्लिका फोरम से रजू करना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब कहते हैं नेशनल पॉलिसी के तहत इदारों की निजकारी का जो है फैसला हुआ, निजकारी का मकसद मईशत को बेहतर करना था। उसके बाद इकोनॉमिक मीटर्स को हम इकोनॉमिक यानी कि जो माशी मैटर्स हैं उनको जो है वह हम हाथ नहीं लगाना चाहते, क्योंकि कल भी ये बात सामने आई थी, आज भी उन्होंने ये बात रखी, जो माशी मामलात है उसको हम उसमें घुसना नहीं चाहते, उसमें हम क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज नहीं है तो लिहाजा उन मामलात में हम नहीं जाना चाहते। रशीद रिजवी जो कि जमात इस्लामी के वकील हैं उन्होंने फिर कहा कि देखिए जी हमें नेपरा में जाने की इजाजत दी जाए, और चीफ जस्टिस ने कहा बिल्कुल नेपरा और दीगर फोरम पर आप जाना चाहते हैं आप बिल्कुल जाएं, उस पर आपका हक है। रशीद रिजवी साहब ने जो केस KEC के खिलाफ जो दरखास्त थी वो वापस ले ली, और वापस लेने पर अदालत ने यह दरखास्त जमात इस्लामी की बिलाखिर 7 साल के बाद निपटा दी। मिला क्या? कुछ नहीं। अब मैं चाहता हूं कि रशीद रिजवी साहब से जो हमारी बातचीत हुई सुप्रीम कोर्ट में वो बातचीत भी आप सुने, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो आपके सामने क्या हक़ाइक़ और मामला रखते हैं वो आप खुद इससे अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी जमात इस्लामी वो वाहिद जमात है जिसने कोशिशें की हैं जो कि मजमूई हालात को यानी कि सियासी फवायद से हट के अवाम के जो बुनियादी हकूक है या अवाम के जो बुनियादी मामलात होते हैं, जो मसाइल होते हैं उनकी तह तक जाने की कोशिश करती है। लेकिन मामला ये है कि घूम फिर के जो इंसाफ के जो दायरा का इख्तियार है या दायरा कार है वो तो किसी न किसी इदारे के पास ही है, चाहे वो पार्लियामेंट है या सुप्रीम कोर्ट है या कोई और इदारा है। तो अगर वो इदारा ही इंसाफ नहीं फराहम करना चाहेगा तो फिर जमात इस्लामी अकेले तो कुछ नहीं कर सकती। यकीनी तौर पर एक एहतजाज है जो कानूनी तौर पर किया जा सकता है, जो करते भी हैं। मजीद इस मामले में अपडेट्स होंगी वो आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और ये रशीद रिजवी साहब का जो आप सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर हमने उनसे बात की है वो आप जरूर सुनिएगा ताकि आपको अंदाजा हो सके कि वो क्या कहते हैं। वो उन्होंने कहा है कि आप दूसरे फोरम पे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम पे जाएं। अभी 2015 से पहले ही लड़ रहे हैं, 2023 आ गया, 7 साल बाद ये पिटीशन लगी थी, 7 साल से पिटीशन नहीं लगी है। 2000 कब लगी थी लास्ट टाइम? 15 में तो फाइल हुई थी, 17 में शायद लगी, उसके बाद नहीं लगी। तो फिर आप नेपरा जाएंगे, क्या नेक्स्ट क्या होगा आपका? देखें, मैं इन लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जो इनके ऑर्डर से जाहिर है कि नेपरा और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाएंगे और वो भी वहीं पे होगा जो होना है। पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट के तो हक में नहीं है। पार्लियामेंट ने तो ये फ्रॉड किया है हमारे साथ, कराची के 2 करोड़ आवाम से के साथ। कोई जज कराची वाला होता वो तकलीफ समझता। चीफ साहब तो कह रहे थे कि हमें इससे सरोकार नहीं। हाँ, वो 184 में सिर्फ पता नहीं क्या किस चीज़ कुछ है, लेकिन मैंने तो ये भी कहा कि राइट टू लाइफ का मसला है ये आर्टिकल 9 का। अब उनको नज़र नहीं आता है कराची वालों के लिए आर्टिकल 9, तो क्या कह सकते हैं। थैंक यू।